नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड रोजान। आप लोग लगातार इधर प्रश्न पूछ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अपनी जो है डेप्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करें। नो डाउट दोस्तों, यूपीएससी या तमाम अन्य एग्जाम में जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट अब कवर करता है। इस सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इसका डायनामिक नेचर, यानी इसमें निरंतर जो है नई नई चीजें आती रहती हैं, नए नए जो सेगमेंट्स हैं वो इनपुट आते रहते हैं और हर साल जो है लगभग ये काफी हद तक अपना जो स्वरूप बदल देता है। नए नए जो चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो निरंतर परिवर्तन से होकर गुजरता रहता है। और जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि सरकार जिस फ्रंट पर सबसे ज्यादा परिवर्तन कर रही है वो हमारा आर्थिक क्षेत्र ही है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की है। सो जो इकोनॉमी का नेचर है वो बहुत डायनामिक है, बहुत गतिशील है और इसमें निरंतर एक नजर बनाकर रखने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो इसका बेस होता है वो स्टैटिक से हम अपना बेस ले सकते हैं, लेकिन एक बड़े पोर्शन पे हमें इसको डायनामिक के साथ कवर करते रहना पड़ता है, यानी करंट अफेयर्स के साथ इसको जोड़कर देखते रहना पड़ता है। 2011 के बाद से इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो नेचर है, जो उसका कैरेक्टर है वो काफी चेंज हुआ। शुरुआती दौर पे इसको केवल इकोनॉमी कहा जाता था। आज की डेट में इसको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। जब ये अर्थव्यवस्था के रूप में हुआ करता था तो इसमें काफी जो है वो कंक्रीट क्वेश्चन आते थे, जैसे रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर से क्या समझते हैं, सरकार की जो है वो वाणिज्य नीति क्या है, XYZ इस तरह के क्वेश्चन आते थे। पर 2011 यानी सीसैट लागू होने के बाद से इसका जो नेचर है वो बहुत ब्रॉड जो है वो चला गया। आज की डेट में अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक कारकों पे वो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, यानी इसका सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे क्या इसका फर्क हो सकता है। ये जो डेवलपमेंट वर्ड होता है ये अपने आप में बहुत ही एक विविध वर्ड होता है, बहुत ही गहरा शब्द होता है। डेवलपमेंट का यहाँ मतलब ये लिया जाता है कि आपके जो संसाधन, अर्थव्यवस्था क्या करती है, संसाधनों को इकट्ठा करने का काम करती है, उसमें आउटपुट बढ़ाने का काम करती है। जैसे सरकार ये तय करेगी कि उत्पादन कितना बढ़ जाए, सरकार ये तय करेगी रिसोर्सेज कितने बढ़ जाए, तो इसके माध्यम से जो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से आउटपुट या निष्पादन को हम बढ़ाते हैं। डेवलपमेंटल एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमें आउटपुट हमें रिसीव हुआ है उसको हम कितना लोगों तक वितरित कर देते हैं, यानी लोगों की लाइफ में हम कितना जो है वो एनहांसमेंट लेकर आते हैं। और वास्तव में जो वेलफेयर अर्थव्यवस्था है, यानी कि वेलफेयर कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उनका मकसद भी ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना। और चूंकि आने वाले समय के आप बेहतरीन सिविल सेवक होने जा रहे हैं, एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपका भी मूल मकसद यही होगा कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो पावर आपको संविधान ने दी है और आपका जो एक व्यक्तित्व है उसके माध्यम से आप लोगों की लाइफ में कितना चेंज लेकर आ रहे हैं। जो आपके आसपास गरीब हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, इन सभी चीजों की उन्नति के लिए हमारे पास एक वेल डेवलप्ड जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। जितना अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम आपके पास होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ पाएंगे, आपके राष्ट्र के लोग उतना ही सुरक्षा के जाल में आते जाएंगे और उसके कारण जो है उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने का जो आपका नजरिया होना चाहिए वो शिफ्ट होते हुए इकोनॉमिक से सोशल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाकर देखेंगे, पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी से खूब ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो लोगों की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, जो लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिला सकते हैं, मातृत्व सुरक्षा की बात कर सकते हैं, जिनके माध्यम से पोषण का स्तर बढ़ सकता है, कौशल का स्तर बढ़ सकता है, रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, जीवन स्तर बढ़ सकता है। इस तरह के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पर गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है और यूपीएससी यहां से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो चेंजिंग नेचर है हमारी इकोनॉमी का वो सोशल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपको जो पढ़ने का नजरिया होगा वो इकोनॉमी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को भी आपको कैप्चर करते हुए चलना है। यानी अगर बैंक दर क्या होती है ये आपको पता चल गया इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन बैंक दर का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण लेने वाले या ऋण देने वाले, शेयर खरीदने वाले या शेयर बेचने वाले, महंगाई का इन सब पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इन सब चीजों को आप अर्थव्यवस्था में लेकर आएंगे। अगर ऋण महंगा होगा तो डेफिनेट सी बात है निवेश जो होगा वो डाउन हो जाएगा, निवेश डाउन होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होगा तो आय अपने आप ही कम हो जाएगी। तो एक जो आप ये देख रहे हैं कि आपको एक के बाद एक कनेक्ट करते हुए चलना है, इसको महत्वपूर्ण तरीके से समझना है, यही इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है।
अब आइए बात करते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि इसका नेचर क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, मुझे एक अधिकारी के तौर पर यह सोचना है कि मैं अर्थव्यवस्था के नियमों को जानकर अपने समाज की भलाई के लिए उसको कैसे प्रयोग कर सकता हूं। किसानों के लिए अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, इस तरह की चीजों को लेकर आ सकता हूं, अन्नदाता योजना, तो इन योजनाओं का मकसद क्या है? इन योजनाओं का मकसद जो है वो केवल उनको जो है वो फीता काटना नहीं है, उनकी लाइफ में जो है एनहांसमेंट लेकर आना, और कैसे लेकर आना, उनकी आय को सुनिश्चित करना। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपको अपने कोर में रखना है। अधिकारी बनने जा रहे हैं और आप लोग जो है, और इसमें आपको जो है ये सबसे आपका कोर विषय हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बेसिक बुक्स पढ़नी है जिस पर आप अपने आप को जो है वो बेस ले जाकर जो है वो इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप से जो है अंग्रेजों के जाने के बाद से अब तक हमारे किस रूप में विकसित हुई, कब हम जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बाजार इकोनॉमी, इन सब जो है शब्दों के साथ इसका एक मूवमेंट, गरीबी क्या है, उसको निवारण करने के तरीके क्या है, कृषि क्या है, इसके विषय में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। अगर आप ये बुक पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर और इसी बेस पे जाना चाहते हैं तो ईश्वर ढींगरा की इसी टाइटल की बुक आती है, ईश्वर ढींगरा की किताब है, वो भी भारत का आर्थिक विकास के नाम से है। बहुत अच्छी किताब है, पॉइंटर फॉर्म में दी हुई है, इसमें और पढ़ने में इजी होगी, कंटेम्पोररी एग्जांपल दिए हुए हैं। ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा अपडेटेड बुक है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, तो आप इसको भी पढ़कर जो है वो अपना बेस तैयार कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक आयाम तैयार होगा कि ये जो सोशल डेवलपमेंटल इकोनॉमिक है, यानी जिसे हम लोग कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसकी एक अच्छी नींव आपको इन बुक्स के माध्यम से पता चल जाएगी। अब हम आते हैं इकोनॉमी के कोर टॉपिक में, यानी इकोनॉमी का जो कोर टॉपिक है उसके लिए एनसीईआरटी 12th क्लास की एक बुक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था को एक व्यापक रूप में लेकर चलते हैं, जैसे पूरे देश की जो है, अगर हम रोजगार क्षेत्र की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, पूरे देश में हम राष्ट्रीय आय की बात करें, ये सब कुछ जो एक बड़े स्तर पर होता है वो मैक्रो कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो रोजगार की स्थितियां हो, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग तंत्र तथा विश्व व्यापार जिसे हम लोग कहते हैं विदेश व्यापार, उन सब की जो मूल आर्थिक अवधारणाएं हैं, यानी कि जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चल जाएगी। तो ये दोनों तो आपकी अपरिहार्य शर्तें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब आप जो है वो अपनी पढ़ाई को बेस दे सकते हो, यहां से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको चूंकि और हायर स्टडी करनी है और इंपॉर्टेंट सेगमेंट डील करना है, तो दूसरा जो है सिलेक्टेड टॉपिक, इसके लिए आपको सिलेबस आपके पास पता होना चाहिए। सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दत्त एंड सुंदरम की बुक आती है, या मिश्रा एंड पुरी, दोनों में से आप जो है वो इस बुक में से आप ले सकते हैं। दत्त एंड सुंदरम या मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है, लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो आपके हिसाब से जो टॉपिक्स हैं वो दे सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, सबसे अच्छी बात ये आप इसको ले सकते हैं, राइट। प्रेफर करिए, अगर आप जो है इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर करिए, और उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं उनको टिक कर लीजिए, जैसे बेरोजगारी का टॉपिक, राष्ट्रीय आय का टॉपिक, विदेश व्यापार का टॉपिक है, गरीबी हो गई, जनसंख्या संबंधित मुद्दे हो गए, ये इसको जो है आप इसको टिक करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक बुक। एक बुक और है जो आपको काफी हेल्प करेगी, स्पेशली जो हर साल बदलाव हो रहे हैं करंट अफेयर्स में, उसमें प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू आता है। स्पेशल इशू आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशल इशू ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है, एक विशेषांक के नाम से। ये काफी कुछ जो प्रोग्राम, पॉलिसीज, नए डाटा, जो भी कुछ आया है वो एक ही बुक में आपको मिल जाएगा और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है वो इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी आती है, वो होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड पर आती है, पेंगुइन पे भी ये डिक्शनरी आती है, इकोनॉमिक डिक्शनरी, यानी आर्थिक शब्दावलियां जो होती बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी किसे कहते हैं, और अगर आप बात करें क्रोनी कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, ये जो शब्द निरंतर अखबारों में आते हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में डॉक्टर शशि की एक किताब आती है, वो भी काफी अच्छी है और वो काफी जो है वो चीजें कवर करती है। अदरवाइज आज के समय पे अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो इन्वेस्टोपीडिया, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो जो भी नए वर्ड न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उनको जो है वो आप कवर करिए। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो आजकल ऐप के भी माध्यम से बहुत इजीली हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, इंग्लिश में भी है, और ये बुक्स हिंदी में, ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी आ रहे हैं और हिंदी में भी आ रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। खास बात ये रहे कि जो भी शब्द इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये हमारा पढ़ने का तरीका रहा। आप इसमें बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, साथ ही साथ डिक्शनरी, न्यूज़पेपर और जो मैंने आपको बताया कि जो आपके वेबसाइट्स हैं उनको आप प्रयोग कर सकते हैं।
कुल मिलाकर इस वे में आप इकोनॉमिक्स को तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अपने आप में कई सब्जेक्ट का कोर है। अगर आप सोशल इश्यूज को समझना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक इश्यूज समझना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सरकार चाहती है कि सभी का समावेशन हो, सभी गरीबी के जो है वो रेखा से ऊपर आए, बाहर निकले, सबको शिक्षा मिले, सबको जो है स्वास्थ्य मिले, लेकिन ये हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, लेकिन इच्छा को मांग में परिवर्तित करना एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इच्छा को मांग में परिवर्तित करने का जो ये गुण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहां अगर मैं बात करूंगा तो इच्छा को मांग में करने के लिए जो कोई भी राष्ट्र होता है उसको अपने संसाधन बढ़ाने पड़ते हैं, उसको वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जो इकोनॉमिक्स का पर्पस है वो बहुत ब्रॉडर हो जाता है, यानी ये अलग अलग सेगमेंट के साथ जुड़ता है। यहां तक कि अर्थव्यवस्था को जो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, जो करंट के साथ हम देखते हैं, सीखते हैं, आज के समय में जो विश्व के साथ हमारे संबंध बन रहे हैं, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय नीतियां हैं, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती हैं। अगर हम दो विरोधी देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, अगर हम उनके साथ अगर हम अपने आर्थिक संबंधों को बना पा रहे हैं, राजनीतिक संबंधों को बना पा रहे हैं, उसके पीछे हमारी अर्थव्यवस्था का बढ़ना ही है और ये पूरे भारत को जो है एक बाजार के रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो ये जो आपकी एक सोच है, जहां पर आप समाज, राजनीति, विश्व व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन सभी के साथ जो है वो इसको जोड़ सकते हैं। कई बार ये सब्जेक्ट जो होता है वो आज के समय में हमारी हर चीज का कोर बन जाता है, लेकिन स्टूडेंट घबराता है कि इसको डायनामिज्म को, स्टैटिक और डायनामिक दोनों पार्ट को कैसे पढ़ें। तो लगातार हम जो जैसे हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं, ऑनलाइन में भी और कक्षा कार्यक्रमों में भी, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन को एक साथ लेकर चलें। अदरवाइज ये सब्जेक्ट की जो एक ब्रॉडनेस है वो आपको पकड़ में नहीं आएगी। और ज्यादातर स्टूडेंट जब क्लासेस में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सीधे कहता है कि सर यही एक सब्जेक्ट है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है जी, ये हमें सब्जेक्ट लाइक नहीं करते, हम हिस्ट्री अच्छा पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अच्छा पढ़ते हैं, बट ये सब्जेक्ट डायमेंशन से बाहर जा रहा है। और हमारा जो एक पढ़ाने का तरीका है कि जब तक इस सब्जेक्ट को आप अपनी लाइफ से जोड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है। भूगोल हो सकता है कि आप अपने दैनिक जीवन में इतना प्रयोग ना करते हो, इतिहास का प्रयोग इतना ना करते हो, लेकिन इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, अर्थव्यवस्था का प्रयोग वो सबसे ज्यादा करता है और इसी के लिए वो अपने जीवन को समर्पित भी करता है। और आज का जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है वो हमें पूरी तरीके से जो अपने साथ घेरे हुए है। तो इस सब्जेक्ट को व्यवहार के साथ पढ़ना और भी महत्वपूर्ण है। और चूंकि इस सब्जेक्ट के जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, शशांक सर, या अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो हमारी टीम जो है वो इसी तरह व्यवहार करती है कि आप जो है इसको अपनी लाइफ से सीख जाइए, ताकि कभी भी आपके पास भूलने का कोई चांस ना रहे। दोस्तों इसी को देखते हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए हम 30 सितंबर बैच शुरू कर रहे हैं। और इस बैच का मकसद है, ऑनलाइन बैच भी है और ऑफलाइन भी है, राइट। यहां से हम एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम एक बहुत ब्रॉड बेस तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स से शुरू हो रहा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, जो तैयारी को अभी करना चाहते हैं, जो तैयारी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है राइट टाइम क्या है, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि तैयारी में 1 साल 1.5 साल तो आपको सिलेबस को कवर करने में, उसके बाद आंसर राइटिंग डेवलप करने में, एसे राइटिंग डेवलप करने में, ऑप्शनल को कवर करने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कई बार हम भ्रांतियों में आ जाते हैं कि नहीं 1 साल में तो इनफ है, 1 साल हमारा काम कर जाएगा, लेकिन जब आप उस प्रेशर में आते हैं तब आपको लगता है कि अपनी चीजों को सुधारने में हमें काफी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग इनवाइट हैं इस नए बैच में। ये बैच ऑनलाइन भी होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और ये बैच जो है वो कक्षा कार्यक्रमों के साथ भी है, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों को मैं इनवाइट कर रहा हूं जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, राइट। तो दोस्तों लगे रहिए, जुड़े रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और मैं बस यही चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को आत्मसात कर लीजिए। यहीं से आपका बैच शुरू हो रहा है और जो मैंने आपको बताया स्वयं से आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वे में जाइए। उजांग आईएएस एकेडमी का लगातार यही मकसद है, आप जहां भी हो सशक्त हो और अपने सपनों को पाएं।